वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तैयारी कर लो चैनल के न्यू बैच जून 2021 पे। दोस्तों यहाँ पे हमारी क्लास है 24, नाम है छायावाद युग, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं और उन पर आधारित प्रमुख तथ्य। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहें, और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं अटेंड की हैं, जैसा कि अगले महीने एग्जाम होने वाला है और आपने अभी तक क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस कराई जा रही हैं, क्वेश्चन आंसर भी कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, उसको आप देखिए, नोट्स बनाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और परीक्षा की दृष्टि से एकदम सटीक नोट्स हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पोस्ट करते हैं, जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप जवाब देते। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं छायावाद युग की। तो इससे पहले हमने द्विवेदी युग का पढ़ लिया था और भारतेंदु युग का भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अगला टॉपिक हमारा बनता है छायावाद युग। छायावाद का काल जो है, समय, सबसे पहले बात करते हैं समय सीमा की। तो 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक माना गया है। छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के पश्चात हुआ। सामान्यतः छायावाद काव्य की सीमा 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 से ईस्वी से माना है। 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की एक कृति आई थी, झरना नाम सुना होगा आपने, जो कि प्रकाशित हो चुकी थी। निराला जी की एक कविता आई थी, जूही की कली, 1916 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की फिर एक आई थी, कामायनी, 1936 में प्रकाशित हो चुकी थी, और तथा 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी हुई थी। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर छायावाद की जो अंतिम सीमा है वो 1936 माना गया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें 1936 में हुई थी, तो उन सारी चीज़ों को एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए आगे देख लेते हैं। छायावाद शब्द सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे मुकुटधर पांडे। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो याद रखिएगा, मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद को प्रसिद्ध करने में मुकुटधर पांडे के श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित लेखमाला की भूमिका अहम रही है। ठीक है, पंडित मुकुटधर पांडे की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कविता कुकरी के प्रति को प्रथम छायावादी कवि माना गया है, तथा समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इसे स्वीकार भी किया है। ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में एक लंबा विवाद रहा है। गंगा प्रसाद पांडे निराला की जूही कली 1916 के साथ इस युग का प्रवर्तक निराला जी को मानते हैं। कौन? छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में पहले तो बहुत लंबा विवाद है। वहीं गंगा प्रसाद पांडे निराला जी की जूही की कली, जो कि 1916 ईस्वी में आई थी, इस युग का प्रवर्तक निराला जी को मानते हैं। और अधिकतर जो विद्वान हैं वो जयशंकर प्रसाद की कहानी है, जयशंकर प्रसाद का एक झरना नाम से रचना है, जो कि 1918 में आई थी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की एक कृति है जो कि 1918 में आई थी, जिसका नाम है झरना, से छायावाद युग की शुरुआत मानते हैं। चूंकि इस युग में प्रसाद का आगमन पहले से हुआ और छायावाद की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है, अतः जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक माना जा सकता है। छायावाद की विशेषता से पहले कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, क्योंकि कई आचार्यों ने कई तरह से छायावाद को परिभाषित किया है, तो ध्यान से सुनिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। परिभाषा है छायावाद के ऊपर। वहीं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार
छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। तो ये पंक्ति पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किसकी है, या ये पूछ लेता है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने। फिर वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। ये पंक्ति भी पूछ लेता है कि किसकी है, रामकुमार वर्मा की। जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरता के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगती है, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक, विधान तथा उपचार के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषता है। तो ये लंबी सी परिभाषा जयशंकर प्रसाद के अनुसार है। वहीं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार अगर बात करें तो मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। वहीं महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस रहस्यवाद की मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। ठीक है, उपरोक्त विद्वानों की परिभाषा से हमें यह स्पष्ट होता है कि छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता दिखाई देती है। छायावाद काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति विद्यमान है। छायावाद प्रेम, प्रकृति व सौंदर्य का काव्य है। छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता है। छायावाद कविता अंग्रेजी रोमांटिक काव्यधारा से प्रभावित है। छायावाद में सांस्कृतिक चेतना, मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रमुखता है। तो ये थी छायावाद की परिभाषा। अब बात करते हैं विशेषता की। छायावाद के अर्थ निर्धारण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीमित अर्थ में इसे एक शैली विशेष माना है, जिसमें लाक्षणिक, मूर्तिमत्ता, प्रतीक विद्वान, विरोध, चमत्कार, विशेष विपर्यय, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल रहता है। छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया है। छायावाद युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्तक गीत गेय तथा संगीतात्मक हैं। चित्रमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैलियों को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना दिया है। छायावाद रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, थोड़ा इसकी विशेषताओं पर जो पॉइंट हैं वो उस पर चर्चा कर लेते हैं। नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आज इसकी जो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है आत्म अभिव्यक्ति, दूसरा है सौंदर्य चित्रण, तीसरा है नारी का उदात्त रूप में चित्रण, चौथा है प्रकृति चित्रण, और पांचवा है दुख और वेदना की अभिव्यक्ति। ठीक है, ये हो गया। और है रहस्यवाद, फिर है कल्पनाशीलता, और अगली विशेषता है शिल्पगत विशेषताओं के अंतर्गत बिंब योजना और प्रतीक योजना। तो ये था क्या, विशेषताओं की हमने यहां पे बात की। रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को दो कालखंडों में विभाजित किया है, गद्य खंड और पद्य खंड। दोनों खंडों को दो दो प्रकरणों में भी बांटा है। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रज भाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का विवेचन तथा दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित किया है। काव्य खंड में दो प्रकरण, पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा। नई काव्यधारा के भी तीन उत्थान हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थान। काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान को काव्य में छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। ठीक है। कामायनी,
कामायनी जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है। प्रसाद की यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रानंदन पंत कामायनी को हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य है। शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि छायावाद का उपनिषद कामायनी को किसने कहा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। ठीक है, शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। ये सर्ग कुछ इस प्रकार हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। ये परीक्षाओं में पूछता है। ठीक है, इनमें से एक सर्ग पूछ लेगा या 4 पॉइंट दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। उसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना ऐसे ऑप्शन डाल देगा। या फिर ये पूछ लेगा कि ये सर्ग निम्नलिखित में से किस रचना का है। ऐसा प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा क्रमशः मनु मन का, श्रद्धा हृदय का और इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। तो ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से मनु, श्रद्धा और इड़ा किसके प्रतीक हैं। ऑप्शन में दे देगा मन, हृदय और बुद्धि। उसके अलावा भी और ऑप्शन दे देगा जो कि गलत होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा मनु मन का, श्रद्धा हृदय का और इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी में प्रधान पात्र श्रद्धा है, जो काम की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम कामायनी भी है। प्रसाद जी ने इस गरिमामयी नारी को ही सम्मान देने के लिए अपनी रचना का नाम कामायनी रखा है। कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन है कामायनी कथा का आधार। तो ऋग्वेद करके ऑप्शन आता है। झरना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना झरना है। झरना का पहला संस्करण 1918 ईस्वी में, दूसरा संस्करण 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। झरना के तीसरे संस्करण के अंतर्गत, जो कि 1934 में प्रकाशित हुआ, प्रकाशन का निवेदन कुछ इस प्रकार था कि जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज के दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ है। झरना के प्रथम संस्करण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्या कहा है? कहा है कि झरना की उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान दिया जाता। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आंसू आंसू विरह काव्य है, जिसमें प्रेमी की अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषद और वेदना का इजहार है। तो कामायनी प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। बिल्कुल अभी हमने यहाँ पे देखा है। और इसमें जो प्रश्न है संबंधित, उसमें से आता है कि मनु, श्रद्धा और इड़ा, मतलब हृदय, श्रद्धा और बुद्धि, इड़ा, मनु, मन। संदेश दिया गया। कामायनी में 15 सर्ग बताए गए हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर बात करते हैं कि आंसू कविता, ये भी उन्हीं की है, जयशंकर प्रसाद जी की है। आंसू जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध विरह काव्य है। क्या है?
विरह काव्य है, कविता कवि की भावुकता इस काव्य में मुख्य रूप से दृष्टिगत होती है। आंसू में प्रेम की स्मृति सत्यता के साथ अभिव्यक्त हुई है। ठीक है, तो दोस्तों एक और था झरना के बाद लहर, इनकी एक रचना है, पढ़ा होगा आपने। इस कृति में लहर में भावगत मानसिक स्थितियों का मार्मिक चित्रण किया गया है तथा यह एक मुक्तक रचना है। ठीक है, इसके अलावा अगर जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं की बात करें तो चित्राधार, करुणालय, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, छोकोसवास आदि इनकी कृतियां हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत